चलिए अब हम चालू करते हैं पूरा सॉल्यूशन कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें अपन को देखनी है। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि तरल भ्रूणपोष किस में पाया जाता है। ठीक है जी, तरल भ्रूणपोष किस में पाया जाएगा, कौन सा एम्ब्रियो एंडोस्पर्म जो होता है जिसको हम खाते हैं या पीते हैं। ठीक है, तो तरल वाला भ्रूणपोष किस में पाया जाता है जी, नारियल में पाया जाता है। ठीक है ना, नारियल में पाया जाता है। विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है जी, टैपिटम प्रदान करता है, ये तो हमको पता है। ठीक है, पुष्प के चार चक्र कौन कौन से हो सकते हैं, कैलिक्स, एपिकैलिक्स, पेटल, सेपल। कैलिक्स, एपिकैलिक्स, कोरोला, और क्या होता है जी, बाह्य दल, दल, पुंज, पुंकेसर, जाया। ठीक है, कैलिक्स, एपिकैलिक्स, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे होता है। ठीक। ऐसे पुष्प ऐसे पुष्प जो अपने जीवन में कई बार पुष्प उत्पन्न करते हैं, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, मतलब बार बार पुष्प उत्पन्न करेंगे तो बहुवर्षीय कहा जाएगा। ठीक है, बीज के बाहरी आवरण का नाम क्या होता है, बीज चोल होता है या बीज कोट होता है। चमगादड़ के द्वारा परागकण का उदाहरण क्या होता है जी, क्या देखा था हमने। ठीक है, हमने देखा था ऑर्निथोफिली, देखा था क्या, कैरेप्टेरोफिली। ठीक है जी, कैरेप्टेरोफिली हमने देखा था। ठीक है, कैरेप्टेरोफिली हमने देखा था, चमगादड़ के द्वारा परागण। ठीक। जब बाह्य दल पुंज तथा दल में अंतर नहीं होता है, इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, इसके लिए दलाव का प्रयोग किया जाता है, दलाभ। ठीक है, दलाव को क्या बोला जाता है, पेरियंथ बोला जाता है जी। ठीक है जी, क्या बोला जाता है, पेरियंथ बोला जाता है। ठीक। चमगादड़ द्वारा संपन्न होने वाले परागण, हमने क्या देखा था, कायरे चमगादड़ द्वारा संपन्न होने वाला परागण क्या होता है, कैरेप्टेरोफिली होता है। और चमगादड़ के द्वारा चमगादड़ के हाँ, चमगादड़ के द्वारा परागित पुष्प कदम्ब में होता है, हमने देखा था कदम्ब में होता है। ठीक है, निषेचन के बिना फल वाले बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक फलन कहलाती है। अनिषेक फलन कहलाती है, हमने देखा था। ठीक है, अनिषेक फलन कहलाती है। ठीक। पैरासूट विधि द्वारा प्रकीर्णन का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो पैरासूट द्वारा उदाहरण किसमें होता है, ट्राइडेक्स में होता है, देखिए यहाँ पे। ठीक है जी, वेलिसिनेरिया का फल कहाँ विकसित होता है, फूल होगा जी, फूल। फूल कहाँ स्थित होता है, जल के अंदर स्थित होता है। पुष्प के किस अंग से सेब का निर्माण होता है, थैलेमस हमने बताया था जी, थैलेमस हमने बताया था। ठीक, थैलेमस में यह होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मादा युग्मक उद्भिद का विकास किस कोशिका से होता है। मादा युग्मक उद्भिद का विकास क्रियाशील गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से होता है, मतलब मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है जी, मेगा मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा। ठीक है जी, तो मादा बोलेगा तो मेगास्पोर। ठीक है, और वो बोलेगा तो माइक्रोस्पोर। मादा युग्मक उद्भिद का अन्य नाम क्या होता है, भ्रूण कोश होता है जी, भ्रूण कोश होता है इसका अन्य नाम। ठीक है, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक होता है, याद रखेंगे, मादा युग्मक उद्भिद एम्ब्रियो सैक होता है, क्योंकि इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर सभी प्रकार की चीजें यहाँ पे होती है। ठीक है, ठीक। बीजांड अपने लिए भोज्य पदार्थ किससे प्राप्त करता है, बीजांड अपना भोज्य पदार्थ बीजांडासन से प्राप्त करता है जी, ये तो सबको पता है। ठीक। अनुमिल्य पुष्प किसे कहा जाता है। ठीक है, ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खुलते, क्लिस्टोगैमस पुष्प कहलाता है, उदाहरण कोमेलाइना, याद रखेंगे कोमेलाइना, बार बार पूछा जाएगा कोमेलाइना। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। परागकण के बाह्य चोल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो स्पोरोपोलिन पाया जाता है, हमको पता है, पढ़ा था हमने। वायु परागित पुष्प के लक्षण सफेद होगा, छोटा होगा, परागकण अधिक संख्या में बनेगा। ठीक है, पुष्पी पादपों में सूत्रगुणिता क्या होती है। ठीक है जी, पुष्पी पादपों में क्या दिया गया है, पुष्पी पुष्पी पादपों में भ्रूणपोष की सूत्रगुणिता क्या होती है। ठीक है जी, भ्रूणपोष की सूत्रगुणिता क्या होती है, तो ट्रिप्लाइड होता है, ये हमने देखा था, ट्रिप्लाइड बीच वाला भाग ट्रिप्लाइड होता है। किसी एक द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी बीज का उदाहरण दीजिए, अरंडी। ठीक है, रिसिनस इसको बोला जाता है। कूट या आभासी फल, सेब और कटहल, ये दोनों कूट फल होते हैं, आभासी फल होते हैं, जो पुष्पी अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य जगह से उग जाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है, कूट फल या आभासी फल कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, जाइगोट क्या हो जाता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिल जाते हैं, आपस में क्रॉस हो जाता है, तब वो क्या बन जाता है जी, जाइगोट बन जाता है। ठीक है, ये हमने देखा था। ठीक। उभयलिंगाश्रयी शब्द क्या होता है, उभयलिंगाश्रयी शब्द क्या होता है। ठीक है, जिसपे उभय मतलब क्या होता है जी, उभय मतलब अलग अलग। ठीक है, तो जैसे एक प्लांट है, इधर मेल फ्लावर उग रहा है, इधर फीमेल फ्लावर उग रहा है। ठीक है, लेकिन एक ही प्लांट में हो रहा है,
यह उभयलिंगाश्रयी फ्लावर कहलाता है। ठीक है जी। ठीक, परागन किसे कहते हैं? परागन की प्रक्रिया वही है, परागकण का एक फूल से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना परागन कहलाता है। एक लिंगाश्रय क्या होता है? ठीक है जी। एक लिंगाश्रय मतलब क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे एक ही पेड़ में देखा था, अब एक पेड़ में मेल फ्लावर उगेगा और दूसरे पेड़ में फीमेल फ्लावर उगेगा, वही एक लिंगाश्रय फ्लावर कहलाता है, जैसे पपीता। ठीक, परागकणों का अंतःचूल, ठीक है जी, अंतःचूल, परागकणों का अंतःचूल किससे मिलकर बना होता है? ठीक है, सेल्यूलोज और पेक्टिन से बना, तो बताया था हमने, देखिए सेल्यूलोज और पेक्टिन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, बीजांड का वही स्थान जहाँ बीजांड वृंत से जुड़ा होता है फ्यूनिकल कहलाता है, ये तो हमको पता है। ठीक, ठीक है, स्वपरागण की दो हानियां क्या है? स्वपरागण की दो हानियां, ठीक है, अनुकूलन क्षमता नहीं होगा जी, अनुकूलन क्षमता नहीं हो जा, एक ही किस्म के पौधे विकसित हो जाएंगे, अपेक्षाकृत कम हल्के व छोटे होंगे, बीज कम होगा, ठीक है, अपेक्षाकृत दुर्बल होने की संभावना होगी, ये तो सबको पता है। ठीक, पोलन पोलन स्टिल इंटरेक्शन क्या होता है? परागकण स्त्री के साथ संकर्षण क्या होता है? कुछ नहीं होता जी। जब मादा के वर्तिकाग्र पर जब मादा के वर्तिकाग्र पर परागकण परागन की प्रक्रिया के द्वारा पहुंच जाता है, ठीक है जी, परागन की प्रक्रिया के द्वारा पहुंच जाता है, यही पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन कहलाता है। ठीक है जी, पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन कहलाता है। यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। प्रत्येक वर्तिकाग्र केवल विशिष्ट परागकण को ही अंकुरन करने देता है, शेष नष्ट हो जाते हैं। किसी विशिष्ट परागन के प्रति अनुराग रखना अनिषेक जन्यता है, परागन की क्रिया होने के बाद भी किसी अन्य कारकों के द्वारा निषेचन की क्रिया नहीं हो पाना ही अनिषेक जन्यता कहलाता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? यदि एक फ्लावर है ना, यदि एक फ्लावर है, तो वह उसी पुष्प के या उसी प्रजाति के ही परागकण को आने के लिए यहाँ पे अनुमति देगा, दूसरे पुष्प के परागकण को आने के लिए अनुमति नहीं देगा। यही क्या कहलाता है? पोलन स्त्रीकेसर इंटरैक्शन कहलाता है। ठीक है जी, इंटरैक्शन कहलाता है, इसी के द्वारा अनिषेक जन्यता उत्पन्न होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और क्या दी है? ठीक है, ये हमने देख लिया। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, ये हम देख रहे थे। ठीक है, पढ़ चुके हैं भाई। यदि किसी पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो निषेचन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यही विभिन्न कारणों से होता है। मालवा में एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाती है, स्वबंधिता कहलाता है, मतलब स्वयं को क्या कर लिया है, वो बंधन में डाल लिया है कि मैं परागण की प्रक्रिया संपन्न नहीं करा पाऊंगा या निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? स्वबंधिता कहलाता है। बंधन युति क्या होती है जी? बंधन युति, ठीक है, वही है, क्या पढ़ा था हमने, ये फीमेल फ्लावर है, कुछ ऐसा बंधन बना लेगा जिससे परागकण यहाँ पे नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा होगा। अनेक उभयलिंगाश्रयी पौधों में वर्तिकाग्र की लंबाई पुंकेसरों के शुरू से अधिक होती है, जिसमें उसमें पुष्प की परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं पुष्प पाते। ऐसे परागकण में परागकण बिंदु में होता है, जिनको उनका स्थानांतरण कीटों द्वारा संभव होता है, स्वनिषेचन उभयलिंगाश्रयी कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हमने देखा था, क्या हमने देखा था, देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने बना लिया है। ठीक, वर्तिकाग्र की लंबाई पुंकेसरों से अधिक होती है, तो ये परागकण यहाँ नहीं पहुंच पाते, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, यही बंधन युति कहलाती है। ठीक, अब हम देखते हैं प्रीपोटेंसी क्या होता है। प्रीपोटेंसी क्या होता है? प्रगुणता क्या होता है? ठीक, प्रगुणता क्या होता है? पौधों में जब परागकण दूसरे पौधों के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इनका अंकुरन शीघ्र हो जाता है, लेकिन उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो अंकुरन देरी से होता है, यह प्रगुणता कहलाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए, ये इधर है ऐसे, ठीक, और ये परागकण है, और एक इधर फीमेल, दूसरा दूसरे फीमेल फ्लावर, इसमें गिरेगा तो नहीं हो पाएगा और ये इसमें जाएगा तो हो जाएगा, यही प्रगुणता या प्रीपोटेंसी कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पोलन पोलन स्टिग्मा इंटरैक्शन, ठीक है, परागकण स्त्री केसर अनुकूलन इसको कहा जाता है। ठीक, ये है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पौधों में लैंगिक जनन के तीन लाभ लिखिए जी, पौधों में लैंगिक जनन के तीन लाभ लिखिए। ठीक है, लैंगिक जनन के तीन लाभ यहाँ पे लिखना है। ठीक, पहला लाभ क्या है? लैंगिक जनन से उत्पन्न विविधता के कारण ही विकास की संभावना बनती है। ठीक है, दो अलग अलग युग्मक मिलेंगे तो नया लक्षण बनेंगे तो विकास हो जाएगा। ठीक है, लैंगिक जनन से उत्पन्न बीजों को वर्ष तक संग्रहित रखा जा सकता है। आप देखते हैं आपके आसपास जितने भी सीड होते हैं, ठीक है, वो लंबे वर्ष तक संग्रहित करके रखा जा सकता है, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण उत्पन्न हुए हैं। इसके कारण पौधों को वातावरण के प्रति अनुकूलन क्षमता में मदद मिलती है, ये भी हम जानते हैं। ठीक, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा,
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। इसमें पराग कोष में पराग पुट के विकास के समय लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनती है, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होने से लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। ठीक है, पराग कोष में ये बनता है, ये हम बता रहे हैं। इस प्रक्रिया में बीजाणु के गुरु बीजाणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होकर 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। दोनों सेम सेम ही है। ठीक है, किसमें बनेगा? बीजांड में बनेगा, याद रखेंगे। ठीक, दूसरा देखिए, पराग कोश में अनेक बीजाणु मातृ कोशिकाएं बनती है। प्रत्येक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 लघु बीजाणु बनते हैं। इस प्रकार इनकी संख्या अधिक होती है, मतलब परागकण की संख्या बहुत अधिक होती है, बोल रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक मेगास्पोर जो होगा वो अलग अलग प्रकार से बनाया गया। इसमें बहुत सारे पोलर मदर सेल होते हैं। अब ये जितने भी और विभाजन करेगा उतनी बार ही माइक्रोस्पोर यहाँ पे बनेगा। ठीक है जी, उतनी बार यहाँ पे क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर यहाँ पे बनता है। एक बीजांड में केवल एक ही गुरु बीजाणु कोशिका होती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से केवल 4 गुरु बीजाणु ही बनते हैं। ठीक है, मतलब एक मेगास्पोर से 4 मेगास्पोर यहाँ पे बनते हैं, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक, ये भी हम देख चुके हैं। ठीक, यहाँ देखिए, इनमें सभी लघु बीजाणु कार्यशील होते हैं, मतलब जितने माइक्रोस्पोर होंगे सभी के सभी कार्यशील होंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा था? इसमें हमने देखा था कि 3 ठन ही क्रियाशील होता है। ठीक, 1 2 3 4 है। 4 में से ये तीनों क्या हो जाते हैं? डिलीट हो जाते हैं। 1 2 3 और अपना पोषण चौथे को दे देते हैं, ये हमने देखा था। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? यही क्रियाशील गुरु बीजाणु कहलाता है। ठीक, स्वपरागन तथा परपरागन में 3 अंतर लिखिए। ठीक है, एक ही पौधे के नर एवं मादा मुखों के बीच होना स्वपरागन। ठीक, अलग अलग में होना परपरागन। इसके लिए स्वपरागन हो रहा है तो द्विलिंगी होना आवश्यक है, मतलब एक फीमेल फ्लावर है तो यहाँ पे उसका मेल वाला होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। स्वपरागन के लिए आकर्षक, बड़ा, सुंदर एवं मकरंद युक्त तो होना आवश्यक नहीं है जी। ठीक है, लेकिन इसके लिए ये सारा चीज यहाँ पे चाहिए रहेगा। कम परागकणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसी पौधे में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा? अधिक परागकण की आवश्यकता होगी। एक पौधा यहाँ है, एक पौधा यहाँ, यहाँ तक जाना है, कुछ हवा में गिर गया, कुछ दूसरे मधुमक्खी ले गया, कुछ भी हो गया। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये होता है, ये इजी है, इसको कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, अब देखते हैं स्व अनिषेक जन्यता के महत्व। ठीक है, सेल्फ इनकैम्पेटिबिलिटी के 3 महत्व हमको बताना है। ठीक है, स्व अनिषेक जन्यता मतलब वही है कि एक पराग पराग वर्तिका है, वर्तिकाग्र में इसके परागकण यहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं, मतलब स्व परागन खत्म हो रहा है, तो हमको पर परागन को बढ़ावा देना है। इस तरीके से यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इन ब्रीडिंग मतलब एक ही पौधे, आउट ब्रीडिंग की प्रक्रिया इसी प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है। इन ब्रीडिंग समाप्त हो गया तो आउट ब्रीडिंग मतलब क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया के कारण अलग अलग पैतृक पौधों में नर युग्मक तथा मादा युग्मक के बीच लक्षणों का सम्मिश्रण होता है, मतलब क्रॉस हो रहा है जी। तो एक पौधा इधर से आया, एक पौधा इधर से आया, तो बनने वाला पौधा नए गुणों से युक्त होगा। ठीक है, इस प्रक्रिया के कारण पर परागण संभव होता है, जैसे स्वस्थ तथा उच्च जीवन क्षमता वाले संतति पीढ़ी बनते हैं। ठीक है, इसमें हमको क्या करना रहेगा? जितने भी पर परागण के लाभ है वो सारा का सारा चीज इसमें लिख सकते हैं, स्व निषेक जन्यता के लाभ में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपको लिखना है। ठीक है जी, ये आपको लिखना है। ठीक, उन्मिल परागकण वही है क्लिस्टोचैस्मोगेमस। उन्मिल मतलब जो खिलता है, अनउन्मिल मतलब जो नहीं खिलता है। ठीक है, तो चैस्मोगेमस हमने देखा था, और एक क्लिस्टोगेमस। चैस्मोगेमस जो हमेशा खिलते हैं चैस्मोगेमस कहलाते हैं। ऐसा पुष्प जो कभी नहीं खिलते वो क्लिस्टोगेमी कहलाते हैं। क्लिस्टोगेमी में हमेशा स्वपरागन होता है, इसमें पर परागन संपन्न नहीं हो सकता। ठीक है जी, इसका फोटो यहाँ पे है, देखिए। ये क्लिस्टोगेमस पुष्प है जो नहीं खिलता है, इसके अंदर ही परागन यहाँ पे हो रहा है। ये चैस्मोगेमस फूल है जो खिलता है। ठीक है जी, आप यहाँ पे बताइए क्लिस्टोगेमस पुष्प का उदाहरण हमने क्या पढ़ा था? ठीक, पुष्प द्वारा स्वपरागन को रोकने के लिए पुष्प द्वारा स्वपरागन को रोकने के लिए 2 कार्यनीति बताइए। ठीक है जी, 2 कार्यनीति यहाँ पे बताना है। तो पुष्पी पादपों ने स्वपरागन को रोकने के लिए बहुत से ऐसे उपाय विकसित कर लिए हैं जो स्वपरागन को हतोत्साहित एवं पर परागन को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है जी, एपोस्पोरी करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, भिन्न काल पक्वता कर लेंगे। ठीक है, और साइज छोटा बड़ा कर लेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। स्वपरागन को रोकने के लिए एक अन्य साधन है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण। ठीक है, मतलब एक एक पेड़ के द्वारा केवल एक लिंग वाले पुष्प, मेल है तो मेल है जी, और दूसरा फ्लावर है जो फीमेल बना रहा है। ठीक है, तो एक लिंगी पुष्प का उत्पादन यहाँ पे करते हैं। अगर एक ही पौधे पर नर तथा मादा दोनों पुष्प उपलब्ध हों, जैसे अरंडी, मक्का, तो यह स्वपरागन को रोकता है। ठीक है जी,
मतलब एक ही पौधे पर ये एक पौधा है, यहाँ पे नर है और यहाँ पे मादा है। ठीक है, तो ये स्वपरागन को रोकता है। ठीक। एक स्वपरागन को रोकने का उपाय है असामंजस्य। यह एक वंशानुगत प्रक्रम है। उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प से जहाँ परागीजान में निषेचन को परागकण स्त्री के साथ रोका जा सकता है। ये क्या लिखा है यहाँ पे? वही लिखना, क्या बोलते हैं, भिन्न काल पक्वता, एपोस्पोरी, ठीक है, प्रीपोटेंसी, ये सारा चीज यहाँ पे हम लिख देंगे, आएगा तो। ठीक। पॉलीम्ब्रियोनी क्या है जी? बहुभ्रूणता। एक ही बीजाणु में बहुत सारे एम्ब्रियो का बन जाना है, क्या कहलाता है? पॉलीम्ब्रियोनी कहलाता है। ठीक है जी। या एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं, तो इस दशा को बहुभ्रूणता कहते हैं। नींबू में यह देखा जाता है जी। ठीक, नींबू में यह देखा जाता है। ठीक। यहाँ पे देखिए, स्व अयोग्यता क्या है जी? स्व अयोग्यता क्या है? स्व अयोग्यता क्या है? स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्व परागन की प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? ठीक है जी। चलिए इसको पढ़ के देखते हैं। परागन बिल्कुल सही प्रकार के परागकणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं कर पाता है। मतलब सही प्रकार के परागन यहाँ पे सुनिश्चित नहीं हो पाता है। प्रायः गलत प्रकार के परागकण भी उसी वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। इसका क्या मतलब है यहाँ पे? जैसे एक वर्तिका है यहाँ पे, एक वर्तिका है, ये एक फूल का परागकण है, ये ए कोई प्रजाति है, ये बी कोई प्रजाति है, सी कोई प्रजाति है। अब जरूरी नहीं है एक जो मधुमक्खी आ रहा है वो इसी पेड़ से आ रहा होगा, इससे आ रहा होगा, इससे भी आ सकते हैं। तो तीनों प्रकार के परागकण यहाँ पे होंगे जी मधुमक्खी के पैर में। ठीक है। तो क्या हो जाता है, आ पड़ते हैं। ठीक है, पराग भी उसी वर्तिकाग्र पर आ पड़ते हैं। स्त्री केसर में यह क्षमता होती है कि वह परागकण को पहचान सकता है। मतलब वह उसी प्रजाति के परागकण को पहचान लेता है। ठीक है जी। पहचानेगा तभी तो फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। सही है कि गलत है? यदि पराग सही प्रकार का होता है तो स्त्री केसर उसे स्वीकार कर लेता है जी। तथा परागन पश्च घटना के लिए प्रोत्साहित करता है। पश्च घटना मतलब आगे, फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है जी। यदि पराग गलत प्रकार का होता है तो स्त्री केसर वर्तिकाग्र पर सुरक्षित वन अंकुरन वर्तिका पराग नलिका को रोककर अस्वीकार कर देता है। एक स्त्री केसर द्वारा परागकण एक स्त्री केसर द्वारा पराग के पहचानने की क्षमता उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति अनुपालित हो जाती है, जो परागकण एवं स्त्री केसर के बीच निरंतर निरंतर संवाद का परिणाम है। ठीक। ये कहाँ से आ गया? अच्छा, इधर और है। ठीक। आप एक मादा युग्मक उद्भिद के एक बीजाणु के विकास से क्या समझते हैं? ठीक है। बीजाण में जब एक बीजाणु, मोनोस्पोरिक बोला गया है, बीजाण में जब गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है, अर्थात जब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है, मतलब एमएमसी का अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उसमें 4 बीजाणु मातृ कोशिकाएं बनती हैं। इनमें ऊपर के 3 गुरु बीजाणु कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तथा शेष एक निचली गुरु बीजाणु कार्यशील रहता है। यही कार्यशील गुरु बीजाणु मादा युग्मक उद्भिद का विकास करता है। इस प्रकार अकेले गुणसूत्र बीजाणु बनाने की प्रक्रिया को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या देखा था? एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 प्रकार की कोशिकाएं बनती है इस तरीके से, और ये तीनों खत्म हो जाती है और ये सभी अपना पोषण इसको दे देती है। इसी को मोनोस्पोरिक बीजाणु कहा जाता है। ठीक है जी। फिर हमने डाइस्पोरिक भी देखा था। ठीक, टेट्रास्पोरिक भी हमने देखा था। ये भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर में क्या पाया जाता है, इस तरीके का पॉलिनेशन यहाँ पे पाया जाता है। ठीक। यहाँ पे देखिए, बैगिंग या बोरे स्त्रवन क्या होता है? बैगिंग या बोरे स्त्रवन क्या होता है? पादप प्रजनन कार्यक्रम की एक प्रमुख विधि है। बैगिंग की प्रक्रिया में मादा जनक के रूप में पराग पुष्प को विपुंसन कर दिया जाता है। बटर पेपर से एक थैली द्वारा बांध दिया जाता है। ठीक है, थैली द्वारा बांधने के पश्चात अवांछित परागन को परागित नहीं होने देती है। वर्तिकाग्र को वांछित परागन से परागित करने के बाद थैली पुनः बांध दी जाती है ताकि अन्य परागकण यहाँ पे नहीं पहुंच पाए। ठीक है, और वांछित संकर उत्पाद प्राप्त हो सके। देखिए इसको कैसे समझना है यहाँ पे। यहाँ पे देखें, इमैस्कुलेशन क्या होता है या विपुंसन क्या होता है, ये एक नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक। ये क्या है हमारा, इसका परागकोश स्टिग्मा, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी हो गया और ये हमारा एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया। इमैस्कुलेशन में क्या कर दिया जाता है, इसके परागकण को कैंची के द्वारा काट दिया जाता है और इसको अलग कर दिया जाता है। अलग करने के बाद क्या कर लिया जाता है, इसको एक कपड़े के द्वारा या टिश्यू पेपर के द्वारा ढक दिया जाता है। ठीक है जी। ढकने के बाद इससे किसी भी प्रकार का पॉलिनेशन नहीं आ सकता। अब हम कोई एक प्लांट देखेंगे जिसका जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, इसके परागकण को ब्रश के द्वारा या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, इसमें डाल दिया जाएगा। डालने के बाद इसमें फिर से क्या कर दिया जाएगा, बैग से स्रावित कर दिया जाएगा। यही बोरे स्रावन या बैगिंग कहलाता है।
जैसे जो भी किस्म का पौधा का परागकण हमको चाहिए वही हमको मिल जाता है। ठीक है भाई, तो यही बैगिंग या बोरा स्रावन कहलाता है। ठीक, त्रिसंलयन क्या है? त्रिसंलयन क्या है, कैसे और यहाँ कब संपन्न होता है? ठीक, कोई फोटो है क्या इसका? चलिए त्रिसंलयन को देखिए क्या होता है यहाँ पे। इसको हम अपने तरीके से बताते हैं। त्रिसंलयन क्या होता है, जब भ्रूण कोश में क्या हो जाता है, इधर एंटीपोडल सेल होते हैं, ये द्वि डिप्लॉइड सेल होते हैं, यहाँ पे एक सेल होता है, ये सिनर्जिक सेल, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, जब पराग नलिका आती है तो दो केंद्रकों को मुक्त करती है। ठीक है जी, एक केंद्र किसके साथ फ्यूज होता है और एक केंद्र किसके साथ फ्यूज होता है, यही त्रिसंलयन कहलाता है। और यही आगे चल के क्या बनाते हैं, इंडोस्पर्म बनाते हैं। ठीक है जी, यही क्या बनाते हैं, इंडोस्पर्म बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक निषेचित बीजांड में युग्मनज प्रसुप्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में देखते हैं। एक भ्रूण भ्रूण कोश या पराग कोश के बीजांड वाले सिरे पर भ्रूण भ्रूण कोश या बीजांड वाले सिरे पर विकसित होता है, जहाँ पर युग्मनज स्थित होता है। अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होते हैं जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष विकसित हो जाता है, क्योंकि विकसित हो जाता है, यह इस प्रकार का अनुकूलन है ताकि विकासशील भ्रूण को पोषण मिलता रहे। ठीक है जी, तो देखिए क्या हो जाता है, ये नीचे की ओर जाइगोट रहते हैं हमको पता है, और ऊपर की तरफ एम्ब्रियो सैक रहता है। अब ये जाइगोट का विभाजन तब होगा जब ये एंडोस्पर्म पूरी तरीके से विकसित हो और ये इसको पर्याप्त पोषण देते रहे। ठीक है, यही युग्मनज प्रसुप्ति कहलाता है। मतलब जब तक एंडोस्पर्म तैयार नहीं होगा तब तक जाइगोट डिवीजन नहीं करेगा। ठीक है, यह एंडोस्पर्म प्रसुप्ति कहलाता है। ठीक है, बीज पत्रधार और बीज पत्रोपरीक क्या होता है? ठीक है, पत्रधार आधार मतलब नीचे की तरफ, पत्रोपरीक परीक मतलब क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ हो जाता है। ठीक है, इसको समझिए अच्छे से। यहाँ पे देखिए, ठीक, हम बनाते हैं एक डाइकोट डाइकोट प्लांट का वो बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक, ये बीज पत्रधार होता है जो रेडिकल के पास होता है, ये बीज पत्रधार होता है। और ये बीज पत्रोपरीक होता है जो प्लूम्यूल के जस्ट ऊपर होता है, ये बीज पत्रोपरीक होता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है हमारा, यही क्या कहलाता है, इसके द्वारा ऊपर वाले भाग का विकास होता है, इसके द्वारा जड़ वाले सिस्टम का विकास होता है, यही बीज पत्रोधार और बीज पत्रोपरीक कहलाता है। ठीक, प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल क्या होता है? प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। ठीक, यहाँ पे देखिए, देखिए प्रांकुर के जो ऊपर में पाया जा रहा है प्रांकुर चोल कहलाता है, जो प्रांकुर की सुरक्षा कराता है जी। मूलांकुर के ऊपर पाया जाने वाला या मूलांकुर के नीचे पाया जाने वाला मूलांकुर चोल कहलाता है, जो मूलांकुर की सुरक्षा करता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा, ये प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल कहलाता है। ये फल भित्ति है जी, फल भित्ति। ठीक, पीछे आते हैं, यहाँ पे देखिए, अध्यवरण व बीज चोल क्या होता है, इंटेग्यूमेंट और टेस्टा क्या होता है? बीजांड के चारों ओर पाया जाने वाला सुरक्षात्मक आवरण अध्यवरण कहलाते हैं। निषेचन के बाद जब बीजांड परिपक्व होकर बीज में बदल जाता है तब यही अध्यवरण बीज चोल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या, कहीं पे नहीं है तो इसको हमको बनाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे बनाते हैं, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये इंटेग्यूमेंट है, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, इस तरीके से। ठीक, अब यह बीज बन चुका है, बीज बन चुका है, तो ये जो आवरण हमको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो आवरण दिख रहा है यही बीज चोल कहलाता है, जो इंटेग्यूमेंट के द्वारा बनाया गया था। ठीक, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पेरिस्पर्म 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 और पेरिकार्प देखिए, बीजांड का है, न्यूसेलस का वह भाग जो बीज बनाने के बाद फिर भ्रूणपोष के चारों ओर एक पतली लेयर के रूप में बचा रहता है, परिभ्रूणपोष कहलाता है जी। ठीक है, बीजांड काय का एक भाग जो बीज बनाने के बाद भी भ्रूणपोष के चारों ओर पतली भित्ति के रूप में बचा हुआ रहता है, यह पेरिस्पर्म कहलाता है। ठीक है, स्पष्ट है, यह कुछ ही बीजों में पाया जाने वाला भाग होता है, दूसरे ओर निषेचन के बाद अंडाशय त्रिस्तरीय फल भित्ति का निर्माण करता है। ठीक है, अतः पेरिकार्प फल से संबंधित है जबकि परिभ्रूणपोष बीज से संबंधित है। इसको देखिए अब। ठीक, यहाँ पे देखिए, जैसे ये न्यूसेलस होता है, ये न्यूसेलस है और ये हमारा एंडो इम्ब्रियो सैक है। ठीक है, जब इम्ब्रियो सैक विकसित होता है तो ये जो न्यूसेलस हो जाता है या भ्रूण पोष जो होता है वो एक आवरण के रूप में बचा हुआ रहता है, इसी को पेरिस्पर्म कहते हैं जी, इसी को क्या कहते हैं,
पेरिस्पर्म कहते हैं, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है और ये जुड़ा हुआ है इससे, ये पेरिस्पर्म है। जबकि पेरिकार्प क्या कहलाता पेरिकार्प क्या कहलाता है? फल की भित्ति कहलाता है। फल की भित्ति यह कहलाता है। ये पेरिकार्प है, ये वाला फल की भित्ति जो किनारे की तरफ दिख रही है, ये पेरिकार्प है। ठीक, ये पेरिकार्प है ये वाला। ठीक, ठीक है भाई। अब देखिए सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है? सेब हमने क्या पढ़ा था? यदि पुष्पी पत्र के अतिरिक्त, यदि पुष्पी पत्र के अतिरिक्त या अंडाशय के अतिरिक्त किसी भी भाग से फल का निर्माण हो रहा है, वह आभासी फल कहलाता है। जबकि सेब थैलेमा से विकसित होते हैं, ये हमको पता है। ठीक, ठीक, ये देखिए सेब पुष्पासन से विकसित हो रहा है, सेब पुष्पासन से विकसित हो रहा है। ठीक है, ये भी, ये इसका पुष्पासन, ये उसका पुष्पासन का आवरण है। ठीक, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? फाल्स फ्रूट कहलाते हैं जी। ये क्या कहलाते हैं? फाल्स फ्रूट कहलाते हैं। ठीक, देखिए विपुंसन या इमैस्कुलेशन क्या होता है हमने बताया था। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से है और ये हमारा परागकण वाला भाग है, इसको हटा देना है, विपुंसन कहलाता है। बैगिंग करते हैं, ये सारा चीज हम देख चुके हैं, 2024 में आ चुका है भाई। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है, तो प्रेरित अनिषेक जनन के लिए आप कौन सा फल चुनते हैं और क्यों? ठीक है जी, यहाँ पे देखिए मतलब हार्मोन्स का उपयोग किया जा रहा है। ठीक, तो देखिए यद्यपि अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होता है, लेकिन कुछ ऐसी प्रजातियां भी पाई जाती है जिसमें बिना निषेचन के फल विकसित हो जाते हैं। ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं। ठीक है जी, बिना निषेचन के फल का निर्माण अनिषेक फलन कहलाता है। इसका एक उदाहरण केला है। अनिषेक फलन को वृद्धि हार्मोन के प्रेरित कर लिया जाता है। इस प्रकार के हार्मोन या इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। बीज रहित अंगूर, संतरा, नींबू, टमाटर, बस यही है और कुछ नहीं। ठीक, असंजनन क्या कहलाता है? एपोमिक्सिस क्या कहलाता है? कुछ कुछ पुष्पी पादपों जैसे कि एस्ट्रेसिया तथा घासों में बिना निषेचन के बीज विकसित करने की प्रक्रिया विकसित कर लिया जाता है, इसे असंजनन कहलाता है। ठीक है, असंजनन कहते हैं बिना निषेचन के बीज विकसित करना। ठीक है, ये असंजनन कहलाता है। ठीक, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। ये बाहर वाला एक्साइन कहलाता है। एक्साइन स्पोरोपोलिन से बना होता है जो बहुत ज्यादा कठोर होता है। ताप दाब सांद्रता हार्मोन, इसके किसी के द्वारा भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये इंटाइन होता है जो सेल्यूलोज एवं पेक्टिन से बना होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, बीच में वेजिटेटिव सेल होता है जी, और ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जनरेटिव सेल होता है जिसमें विभाजन होता है, और विभाजन के पश्चात दो केंद्रक और बनते हैं, N1 और N2। ठीक है, ये बनता है। भ्रूणपोष की संरचना का नामांकित आरेख बनाकर निम्न भागों को के प्रमुख कार्य लिखे। एक सेल के कार्य लिखने हैं, एंटीपोडल सेल के कार्य लिखने हैं, सहायक कोशिका के कार्य लिखने हैं। ये देखिए भ्रूणपोष यहाँ पे बन चुका है, अच्छा नहीं दिख रहा है लेकिन हम अच्छा वाला चित्र बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से बना लिया। एक दो तीन एंटीपोडल सेल, ये दोनों क्या हो गया? पोलर न्यूक्लियाई। और एक दो तीन ये क्या हो गया? ये दोनों सिनर्जी सेल हो गया और ये हमारा एक सेल हो गया। ठीक है, इन सभी का कार्य देखते हैं, क्या क्या कार्य होता है। कार्य किधर दिया है? यहाँ पे दिया है। ठीक, ठीक, अंड कोशिका मादा युग्मक का कार्य करता है जी, मादा युग्मक का कार्य करता है। सिनर्जी सेल क्या करता है? पराग नलिका को मार्गदर्शन देता है। एंटीपोडल सेल क्या करता है? अंड कोशिका को पोषण प्रदान करता है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक, बीजांड की संरचना देखिए, बीजांड की संरचना इजी है, 2023 में पूछा गया है। ठीक है, 25 में भी पूछा है क्या, शायद पता नहीं। ठीक है, तो फ्यूनिकल, फ्यूनिकल मतलब डंठल जिसके द्वारा यह खड़ा होता है। ठीक है, जहाँ पे यह खत्म होता है या जहाँ से हमारा बीजांड बीजांड बनना चालू होता है, वह हाइलम कहलाता है। हाइलम कहलाता है। बीजांड जहाँ से चालू होता है वो चलेजा कहलाता है। ठीक है जी, चलेजा कहलाता है। ठीक, अब ये जो दिख रहा है, ये सारा जो आवरण होता है, ये क्या कहलाता है? न्यूसेलस कहलाता है। ठीक है जी, ये क्या कहलाता है? न्यूसेलस कहलाता है। ये हमारा इम्ब्रियो सैक कहलाता है। ये क्या है? हमारा इम्ब्रियो सैक, ये वाला इम्ब्रियो सैक है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है उसको देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे कहीं पे चित्र कहाँ पे है? नहीं है यहाँ पे। ठीक, ये इंटेग्यूमेंट है इसके, इंटेग्यूमेंट। ठीक, इंटेग्यूमेंट जहाँ खत्म होता है माइक्रोपाइल कहलाता है। ये हम आगे के पिछले की क्लासेस में बहुत बार देख चुके हैं। ठीक, पराग कोश की संरचना का नामांकित चित्र बनाएंगे। ठीक है जी, पराग कोश की संरचना सबसे पहले अंतः त्वचा हो जाती है, सुरक्षा प्रदान करती है। फिर इंडोथेसियम होती है। ठीक है, फटने का काम करती है, जल को शोषित कर लेती है।
मिडिल लेयर सुरक्षा और पोषण का कार्य करती है। लघु बीजाणु मात्री कोशिका माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी। टैपिटम पोषण प्रदान करती है। बस इतना ही है। ये स्टोमियम कहलाता है, ये वाला हिस्सा स्टोमियम कहलाता है, यही फट जाता है, यहाँ से जितने भी परागकण होते हैं वो बाहर निकलते हैं। ठीक। पराग कोश की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए है। पोलन मदर सेल यहाँ पे दे दिया है, वैस्कुलर टिश्यू दे दिया है, क्या दिया है यहाँ पे इसका चित्र हमने देख लिया। देखिए बाह्य त्वचा है। ठीक। बाह्य त्वचा सुरक्षात्मक परत, एंडोसेसियम स्पुटन में सहायक मध्य परत पोषण के साथ, टैपिटम पोषण देता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। और है क्या कुछ? बाह्य त्वचा, अंतरसेसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। ठीक, वही है। ये देखिए ये वाला चित्र बनाएंगे जब आगे एग्जाम में आ जाएगा तब ये वाला बनाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। ठीक है। स्वपरागन को रोकने के, स्वपरागन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या होना चाहिए? ठीक है। तो क्वेश्चन है समकालपक्वता मतलब, समकालपक्वता मतलब ये फीमेल वाला पार्ट और ये मेल वाला पार्ट दोनों एक ही समय पे परिपक्व होने चाहिए, समकालपक्वता कहलाता है। सवृंत पुष्पता मतलब क्लिस्टोगेमी मतलब क्लिस्टोगेमी मतलब जैसे ये फीमेल वाला पार्ट है, यहाँ पे मेल वाला पार्ट है, ये पुष्प खिला हुआ नहीं है, मतलब इसमें स्वपरागन होगा ही होगा। तो ये क्लिस्टोगेमी को दर्शाता है, जैसे मूंगफली। ठीक है, मूंगफली याद रखेंगे। ठीक। पर परागन की असफलता, अब पर परागन को असफल करना है। कुछ पौधों में सामान्यतः पर परागन ही होता है, किंतु किसी कारण से पर परागन असफल हो जाते तो इसमें स्वपरागन कर लेते हैं। ठीक। स्वपरागन क्या होता है ये हम देख चुके हैं, लाभ हानि ये भी हम देख चुके हैं कई बार। ठीक। ठीक, स्वपरागन वही है, एक पुष्प का परागकण, एक पुष्प का परागकण, एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके गिरता है। लाभ क्या हो सकता है? परागकण की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सहज एवं सुलभ होती है, बीज शुद्ध नस्ल वाले होते हैं, सुगंध मकरंद स्रावित करने की आवश्यकता नहीं होती, नर परागन नहीं होता, वहाँ पे परागन द्वारा निषेचन हो जाता है। हानि क्या है जी? बीज कम होते हैं, हल्के होते हैं, स्वस्थ पौधों का मिश्रण नहीं हो पाता। ठीक है, एक ही पौधे के गुण होते हैं, दुर्बल होते हैं, विकास की संभावना घट जाती है। ठीक। एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है? एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। सेल्युलर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है जी, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्युलर एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म, ये सारा कुछ हम देख चुके हैं। ये देखिए न्यूक्लियर है, पहले एक न्यूक्लियस बना, फिर एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बना, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, धीरे धीरे करके ये परिधि की तरफ चले जाते हैं और यही न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाते हैं। अब इस वाले में क्या हो जाता है, सेल्युलर एंडोस्पर्म में ये क्या हो जाता है, ये केंद्रक है, केंद्रक के चारों ओर धीरे धीरे सेल का निर्माण होना चालू हो जाता है। ठीक है, जिससे वह डिवीजन हो जाता है, विभाजित हो जाता है, यही सेल्युलर एंडोस्पर्म कहलाता है। जैसे एक से दो बना, दो से आठ, आठ से 10। ठीक है, और सभी के चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण यहाँ पे हो चुका है। हेलोबियल भ्रूणकोश माइक्रोपाइलर सेरम चेम्बर होता है, वहाँ का न्यूक्लियस होता है, सेलेजल चेम्बर का न्यूक्लियस होता है। माइक्रोपाइलर ज्यादा विकसित होता है तो ज्यादा डिवीजन करता है, ज्यादा डिवीजन करने के कारण सेलेजल चेम्बर वाला न्यूक्लियस जो होता है वो दब जाता है। ठीक है, यही हेलोबियल एंडोस्पर्म कहलाता है। ठीक, ये वही है हम देख सकते हैं। ठीक। हेलोबियल में बहुत छोटा सा दिया है, पुस्तक में जो दिया है उसको करेंगे, जो हमने डायग्राम बताया उसको करेंगे। ठीक। भ्रूणपोष, भ्रूणकोष तथा भ्रूणपोष में अंतर बताइए बोल रहा है। ठीक है जी, भ्रूणकोष अलग है, भ्रूणपोष अलग है। ठीक है जी, भ्रूणकोष ये वाला है, ये वाला पार्ट भ्रूणकोष है, कहाँ गया, ये वाला एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन, ये भ्रूणपोष है। ठीक है ना, ये भ्रूणपोष है। ठीक। और जो पोलर न्यूक्लाई, ये जो पोलर न्यूक्लाई है इसके साथ मेल गैमेट फ्यूज होता है, तब क्या बनता है, इंडोस्पर्म बनता है, ये इंडोस्पर्म। ठीक। देखिए अगुणित रचना है, भ्रूणपोष अगुणित रचना है। ठीक है, भ्रूणकोष अगुणित रचना है, जबकि भ्रूणपोष त्रिगुणित रचना है। यह बीजांड में पाया जाता है या बीजों में पाया जाता है। ठीक है जी, निषेचन क्रिया से पूर्व हो जाता है, निषेचन क्रिया के पश्चात होता है, ये हमको पता है। त्रियन होगा ना, निषेचन के बाद ही तो त्रियन होगा। ठीक। भोजन संचित नहीं होता है इसमें, भोजन संचित रहेगा। एंडोस्पर्म क्या करता है, पोषण प्रदान करता है ना जाइगोट को। ठीक। एंटीपोडल सेल, एक सेल, ये सारी चीज पाया जाता है, ये सारा चीज इसमें नहीं होता, बस इजी है। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। बीज तथा बीजांड में अंतर बताइए बोल रहा है। ठीक है, बीज का निर्माण फल में होता है, बीजांड ही निषेचन के पश्चात बीज बनाता है। ठीक है, मतलब ये बीजांड ही बीज बनाएगा। बीजांड अंडाशय में निषेचन के पूर्व पाई जाने वाली गुरु बीजाणु धानी। ठीक है, बीज के चारों ओर बीज का आवरण होता है, इसमें बाह्य आवरण को बीज चूल तथा भीतरी आवरण को अंतः कवच कहते हैं। बीजांड के आवरणों के सूख जाने से होता है।
बीजांड में नीचे की ओर बीजांड का न्यूसेलस का भाग पाया जाता है जो बाह्य एवं आंतरिक आवरण द्वारा घिरा हुआ रहता है। बीज में भ्रूण कोश नहीं होता है, एम्ब्रियो सैक यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक नहीं होता है, एंडोस्पर्म यहाँ पे होता है। बीजांड में भ्रूण कोश होता है, ठीक है। बीजांड में क्या होता है, भ्रूण कोश होता है। ये बीजांड है ना, इस तरीके से ये भ्रूण कोश है, ठीक। बीज में न्यूसेलस अनुपस्थित या पतली परत के रूप में होता है जिसे पेरिस्पर्म कहते हैं। ये हमने पीछे अभी जस्ट देखा था। बीजांड में मुख्य ऊतक बीजांड का ही होता है, न्यूसेलस, ठीक है। बीज में भ्रूण होता है, बीजांड में भ्रूण नहीं होता, ठीक। बीज में भ्रूणपोष हो सकता है, ठीक है जी, बीज में भ्रूणपोष हो सकता है, बीजांड में भ्रूणपोष नहीं होता। बीज अंकुरित होकर नया पौधा बनाता है, बीजांड अंकुरित नहीं होता, ठीक। ठीक है। परागन व निषेचन, परागन व निषेचन, निषेचन मतलब दो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का क्रॉस होना ही निषेचन कहलाता है। परागन वही है, पुष्प का परागकण वर्तिकाग्र पर जाना परागन कहलाता है। परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है। नर तथा मादा युग्मक क्रॉस होते हैं। अंत में दो नर युग्मक बनते हैं, इसमें युग्मनज बनता है। जायगोट बनेगा ना, दोनों क्रॉस होंगे तो जायगोट बनेंगे। अगुणित कोशिका भाग लेती है, अगुणित कोशिका मिलकर द्विगुणित कोशिका बनाती है, ठीक है। इस क्रिया के लिए सामान्यतः माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। पॉलिनेशन के लिए बी चाहिए, बर्ड चाहिए, ठीक है। इसके लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए जी, अपने आप हो जाएगा। निषेचन के बाद पुष्प में सामान्यतः आकारिकी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। पुष्प फल एवं बीज में परिवर्तन हो जाता है, ठीक, ये हो जाता है। निषेचन किसे कहते हैं, द्विनिषेचन का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है जी। द्विनिषेचन का सचित्र वर्णन कीजिए। निषेचन, नर तथा मादा युग्मक बीजांड के अंदर भ्रूणकोश में संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं, यही संयुग्मन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, ठीक है। 3 स्टेप में होता है, परागकण का अंकुरन, परागनलिका का पथ, ठीक है। तो परागकण का अंकुरन क्या हो जाएगा, ये जो वर्तिका है, वर्तिकाग्र के सिरे पर परागकण आते आते हैं और अंकुरन होना चालू हो जाता है। कैसे, जल का अवशोषण करेंगे, खनिज लवण का अवशोषण करेंगे और वेजिटेटिव सेल जो होता है वही परागनलिका बनाता है, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। दूसरा पराग नलिका का पथ, ठीक है जी। पराग नलिका 3 प्रकार से जाती है, पोरोगैमी, चेलोजोगैमी, मेसोगैमी, ठीक है। इसका कोई फोटो होना चाहिए, ये देखिए। पराग नलिका यदि खोखली है, वर्तिका खोखली है तो सीधा सीधा भाग जाएगा, और कठोर है तो इधर उधर रास्ता बनाते हुए जाती है, ठीक। देखिए, पोरोगैमी बीजांड द्वार के द्वारा, चेलोजोगैमी इधर ऊपर से नीचे, मेसोगैमी अंटेग्युमेंट से जाता है, ठीक है। चलेजा मतलब चलेजा से होगा, ठीक। और क्या है, देखिए, पराग नलिका अंदर पहुंच चुकी है, अंदर पहुंचने के बाद दोनों युग्मकों को मुक्त कर देती है, ठीक है। मुक्त करने के बाद एक जो नर युग्मक होता है, एक जो नर युग्मक होता है वो कहाँ जाता है, एक जो नर युग्मक होता है वो किसके पास जाता है, एक सेल के पास जाता है और 2n बना लेता है, ठीक है। यही आगे चल के जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, जाइगोट मतलब भ्रूण का फॉर्मेशन करता है। और एक जो न्यूक्लियस होता है वो 2n के साथ जाके मिलता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके मिलता है, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके मिलके ट्रिपल फ्यूजन करता है और इंडोस्पर्म का निर्माण करता है। इंडोस्पर्म विकसित होते हुए जाइगोट को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, ठीक। तो एक नर युग्मक एक सेल के साथ मिलकर जाइगोट बना लिया, इसी जाइगोट को भ्रूण कहते हैं, ठीक है। भ्रूण बनेगा आगे जाके। दूसरा नर युग्मक डिप्लॉइड सेल 2n के साथ पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ये पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे रहता है, इसके साथ करके भ्रूणपोष बना लेता है, ठीक। ठीक है जी। तो भ्रूण का निर्माण मतलब ये वाला भ्रूण का निर्माण और ये ट्रिपल फ्यूजन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है, डबल निषेचन या द्विनिषेचन, द्विनिषेचन या त्रिसंलयन कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, बार बार पूछा जाता है। चेन चेन क्या हो जाएगा जी, ठीक है। इसका जो बीजांड आगे चल के बीज बना लेगा, बीजांड का औरन बीज का कवच बना लेगा, और ये जो बाहरी वाला भाग है, अंडाशय का भाग है, ये किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है, जिसको हम खाते हैं। अंडाशय की भित्ति फल की भित्ति बनाती है, ठीक है, जिसको पेरिकार्प कहते हैं, ठीक। चलिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके देखते हैं। यदि इस पार्ट को आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। बिना निषेचन के मादा युग्मक या अंड के किसी जीव का विकास, ठीक है जी, किसी जीव का विकास बोला है, जीव का विकास, जीव मतलब जनन, ठीक है, निषेक जनन हो जाएगा। पौधों में एपोमिक्सिस का कार्य क्या होता है, बिना युग्मक संलयन के बिना युग्मक संलयन के पौधों का विकास। पॉलीगोनम प्रकार में क्या बताया था, 8 केंद्र की होता है, हमने पढ़ा था। आवृत्त बीजी मादा युग्मकों को प्रतिनिधित्व कौन करता है, ठीक है जी, मादा युग्मकों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, मतलब मादा युग्मक उद्भिद, मतलब मादा युग्मक कहाँ बनेंगे, ठीक है जी, कहाँ बनेंगे, अंडक में बनेंगे क्या, अंडक में बनते हैं।
जीनिया शब्द किसके लिए दिया जाता है? जीनिया शब्द दिया जाता है भ्रूण पोष के लिए दिया जाता है जी। ठीक है जी, ये याद रखेंगे, भ्रूण पोष के लिए दिया जाता है। ठीक। ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे गलत हो गया, इस चीज को मैं देख रहा था। ठीक है, ये गलत है। आवृत्त बीज में मादा युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व अंड करता है, एक सेल करता है। ठीक है जी, एक सेल करता है। हाँ, मादा युग्मकोद्भिद मतलब जो जाइगोट बनाएगा वही युग्मकोद्भिद कहलाता है ना। तो अंड कोशिका द्वारा, ठीक है जी, एक सेल के द्वारा ही क्या कर लिया जाएगा, एक सेल के द्वारा ही क्या कर लिया जाता है, एक सेल के द्वारा ही जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। याद रखेंगे, मादा युग्मकोद्भिद मतलब जो जाइगोट बनाएगा, तो जाइगोट कौन बनाता है? अंड कोशिका बनाती है। ठीक। तो ये हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। एनाट्रोपस बीजांड, एनाट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार कैसे होता है? एनाट्रोपस कैसे होता है? इस तरीके से होता है। तो ये बीजांड द्वार है, ये फ्यूनिकल है, दोनों समीप हो जाते हैं। ठीक है जी। तो वृंत के बगल में होना चाहिए इसका आंसर। द्वितीयक केंद्र के साथ नर युग्मक का संलयन कैसे होता है? ठीक। द्वितीयक केंद्र के साथ नर युग्मक का संयुग्मन होता है तो क्या बनता है? ठीक है जी। द्वितीयक केंद्र के साथ, द्वितीयक केंद्र के साथ नर युग्मक का संयुग्मन होता है तो क्या हो जाता है? ठीक है, द्विनिषेचन होगा ना, द्विनिषेचन होगा, डबल निषेचन हो जाता है, डबल निषेचन ही कहलाता है वो। ठीक है। निम्न में से कौन सा द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनता है? द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? भ्रूणपोष बनता है ना, भ्रूणपोष। ठीक है, भ्रूणपोष यहाँ पे बनता है। ठीक। निम्न में से किसका निर्माण, निम्न में से किसका निर्माण अनिषेक जनन कहलाता है? अनिषेक जनन, जनन बिना निषेचन के क्या बनाएगा? बिना निषेचन के अंड का निर्माण होगा। ठीक है जी, बिना निषेचन के अंड का निर्माण अनिषेक जनन कहलाता है। ठीक है। भ्रूण का निर्माण किसके द्वारा होता है? ठीक है, भ्रूण का निर्माण किसके द्वारा होता है? एक सेल, एक सेल के द्वारा होता है। ठीक है जी, एक सेल के द्वारा होता है। ठीक। इधर आ जाते हैं, 10। ये देखिए, भ्रूण पोष या भ्रूण पोष केंद्रक सामान्यता होता है त्रिगुणित होता है, ये वाला 2n, और ये त्रिगुणित होता है। बीजांड द्वार से पराग नलिका पोरोगैमी हो जाएगा। ठीक है, बीजांड द्वार से बीजांड नलिका पोरोगैमी हो जाता है। ठीक। परागकण की बाह्य भित्ति स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है, पता है, बार बार पढ़ चुके हैं। ठीक है। ठीक। अंड में गुणसूत्रों की संख्या, अंड में गुणसूत्र की संख्या 8 है, तो भ्रूण पोष में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है जी, भ्रूण पोष में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, इसको ध्यान से देखिए भाई। ठीक है, एक सेल, ये एक सेल है तो एक सेल क्या हो जाता है? हैप्लॉइड हो जाता है, तो एक सेल की संख्या कितनी दी है? 8। ठीक है, और भ्रूण पोष कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है, तो 8 गुणित 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा जी। ठीक है। द्विनिषेचन किसका लक्षण होता है? ठीक है, द्विनिषेचन आवृत्त बीजी का लक्षण होता है जी। ठीक। ठीक है, ध्रुवीय केंद्रक मतलब पोलर न्यूक्लियाई तथा नर युग्मक के संलयन का उत्पाद होता है। ठीक है, त्रिक संलयन होना चाहिए, त्रिक संलयन होना चाहिए। ठीक है जी, त्रिक संलयन होना चाहिए, त्रिक संलयन होगा। ध्रुवीय केंद्रक तथा नर युग्मक के संयुग्मन का उत्पाद क्या होता है? त्रिक संलयन तो होता ही है, लेकिन उत्पाद पूछा है ना, उत्पाद, तो ये गलत होगा, ये सही होगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म केंद्रक हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक। 12 देखिए, निम्नलिखित में से किस पौधे में निषेचन के लिए जल आवश्यक नहीं होता? वेलिसनेरिया जली पादप है, फ्यूनेरिया जली पादप है, पाइसम सटाइवम मटर है, इसके लिए कहाँ जल लगेगा? ठीक है। टैपिटम किसका भाग होता है? टैपिटम जो होता है वो क्या करता है? पराग कोश की भित्ति का भाग होता है ना, पराग कोश की भित्ति पोषण प्रदान करता है। ठीक। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फल भित्ति विकसित होती है, अंडाशय की भित्ति से विकसित होगा। ठीक है। किसी आवृत्त बीज पौधों में गुणसूत्र की संख्या 14 है, तो सिनर्जित सेल में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? ठीक है जी। अब इसको ध्यान से देखिए, सिनर्जित सेल बोल दिया है, सिनर्जित सेल, सिनर्जित सेल कहाँ पे होता है? ये इस तरीके से है, ये सिनर्जित सेल होता है। अब ये सिनर्जित सेल
ये सिनर्जिक सेल जो होता है वो मेगास्पोर के द्वारा होता है, और मेगास्पोर कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, तो सिनर्जिक सेल भी हैप्लॉइड होगा ना। इस मेगास्पोर के द्वारा 8 केंद्रक बनाए जाते हैं। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 ऊपर भग जाते हैं, 2 ठन नीचे रहते हैं, 3 ठन नीचे रहते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं, हैप्लॉइड प्रकृति के होते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या आवृत्तबीजी पौधों में गुणसूत्र की संख्या 14 है। ठीक है जी, तो सिनर्जिक सेल में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, 7, क्योंकि हैप्लॉइड हैप्लॉइड करना है। ठीक है, और पौधों में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 14, तो मेगा स्पोर कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, 14 का आधा कितना होता है, 7, तो ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा। ठीक है, निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित होता है। ठीक, ध्रुवी केंद्रक पोलर न्यूक्लाई तथा नर युग्म के संलयन के उत्पाद होता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस पढ़ चुके हैं। ठीक, इधर कितनी कहाँ तक पढ़ चुके हैं। निम्न में से किस पौधे में निषेचन जल, ये भी हो गया। टैपिटम किसका भाग होता है, परागकोश की भित्ति का। द्विगुणित संख्या, पुष्पी पौधों में द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या 12 है, तो 6 गुणसूत्र किसमें होंगे जी, 6 गुणसूत्र किसमें होंगे, देखिए। ठीक, 6 गुणसूत्र किसमें होंगे, सिनर्जिक सेल में होना चाहिए। ठीक है जी, सिनर्जिक सेल, क्योंकि अब भी हमने देखा था। ठीक, कमजोर जड़ तंत्र वाले पौधे में प्रसारण किसके द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा कलम के द्वारा होता है जी, कलम कलम के द्वारा होता है। ठीक, ठीक, पराग कोश की आंतरिक भित्ति टैपिटम का कार्य पोषण होता है। द्वितीयक केंद्रक किसके द्वारा बनता है, द्वितीयक केंद्रक दो ध्रुवी केंद्र के संयुग्मन द्वारा बनता है, ये हमको पता है। ठीक, यदि मेगास्पोर में 10 गुणसूत्र हो तो उसके पादप के एल्यूरॉन स्तर की कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होंगे। एल्यूरॉन लेयर जो होता है वो 2n प्रकार का होता है। ठीक है, क्योंकि वह प्लांट का भाग होता है, ये गैमेट का भाग नहीं होता। ठीक है, इसलिए यदि मेगास्पोर हैप्लॉइड होता है, यदि ये 10 है तो ये 2n है, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो इसका आंसर 20 हो जाएगा जी। ठीक, इसका आंसर 20 हो जाएगा। ठीक, नर युग्मक का निर्माण किससे होता है, नर युग्मक का निर्माण किससे होगा, पराग कोशिका से होना चाहिए ना, पराग कोशिका से होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी अर्धगुणित है, अर्धगुणित मतलब आधा है। ठीक है जी, आधा है, तो कौन कौन सा हो जाएगा जी, आधा है, कौन कौन सा होती है, एक सेल होती है और एंटीपोडल सेल। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक, पुष्प का एक लिंगी होना किसे रोकता है, पुष्प का एक लिंगी होना किसको रोकता है। ठीक है जी, पुष्प का एक लिंगी होने, यदि पुष्प एक लिंगी है, एक में मेल हो रहा है एक में फीमेल हो रहा है, तो स्वपरागन नहीं होगा, स्वपरागन को ऑटोगेमी बोलते हैं। ठीक है जी, स्वपरागन को ऑटोगेमी बोलते हैं, और जीनोगेमी भी स्वपरागन के ही प्रकार होता है। ठीक है, तो ऑटोगेमी और जीनोगेमी दोनों को रुकता है। ठीक है जी, उसके बाद देखिए 37, जब एक पौधे का पुष्प दूसरे पौधे के पुष्प पर परागन होता है तो यह पर परागन होगा। ठीक है जी, पर परागन होगा। ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए, सजात पुष्पी परागन। ठीक, आवृत्त बीजी में कभी कभी पर परागन भ्रूण कोश को प्रभावित करता है, यह घटना क्या कहलाती है, तो यह घटना जीनिया कहलाती है, ये हमने देखा था। ठीक है जी, भ्रूण कोश, जीनिया किस में होता है, भ्रूण कोश में होता है। ठीक, पुष्पी पौधों में आर्किस्पोरियम से क्या बनता है, ठीक है जी, आर्किस्पोरियम से क्या बनता है, स्पोरोजिनस सेल। ठीक है जी, आर्किस्पोरियल सेल हमने देखा था ना, आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल यहाँ पे था, एक पेराइटल बनाता है, एक स्पोरोजिनस बनाता है, तो स्पोरोजिनस सेल बन जाएगा। पेरिस्पर्म क्या होता है, ठीक है जी, न्यूसेलस का अवशेष अवशेष होता है, ये हमने 3 से 4 बार पढ़ चुका है। ठीक, यहाँ पे देखिए, ये हम कहाँ तक कर चुके हैं, प्रारूपिक भ्रूणकोश 8 केंद्रकीय एवं 7 कोशिकीय होता है, ये हम यहाँ तक देख चुके हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में परागकण के बिना भी बीज निश्चित होता है। ठीक है जी, परागणकर्ता के बिना भी बीज का विकास निश्चित रहता है, तो क्लिस्टोगैमस होना चाहिए, स्वपरागन नहीं। 32 का क्या होगा, हाँ क्लिस्टोगैमस ही होगा। ठीक है, परिपक्व भ्रूण कोश में केंद्रीय कोशिका होती है, केंद्रीय कोशिका कितनी होती है, ठीक है, केंद्रीय कोशिका मतलब सेंट्रल की कोशिका, द्विकेंद्रित होती है ना, बाइपोलित ऐसा, ये दोनों द्विकेंद्रित होती है, सेंट्रल की कोशिका है। ठीक, वे पुष्प जो कभी नहीं खिलते क्लिस्टोगमी कहलाते हैं। ठीक, पुष्पी पौधों में आर्किस्पोरियम से क्या बनता है, ठीक है, ये हम देख चुके हैं, आर्किस्पोरियल सेल, ये ठीक, पेराइटल सेल, स्पोरोजिनस सेल, ठीक है, इस तरीके से बनता है। पेरिस्पर्म क्या होता है, बीजांड का अवशेष होता है। सामान्य भ्रूणकोश में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या कितनी होती है, टोटल 8 केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, युग्मनज द्वारा निर्मित किसी काय कोशिका से भ्रूण का बनना क्या कहलाता है, जायगोट द्वारा भ्रूण बन रहा है जी। ठीक है, तो यह क्या कहलाता है,
युग्मनज द्वारा निर्मित किसी कायिक कोशिका से बोला जी, कायिक कोशिका न्यूसेलस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपस्थानिक भ्रूणता कहलाएगा। ठीक है। बहुकेंद्र की अवस्था किसमें पाई जाती है? ठीक है जी, बहुकेंद्र की अवस्था किसमें पाई जाती है? किसमें पाई जाती है जी? बहुकेंद्र की मल्टीपोलर या फिर फ्री न्यूक्लियर किसमें पाया जाता है? नारियल में पाया जाता है। यहाँ पे नारियल है, दिख नहीं रहा है। ठीक, ये नारियल का तरल भ्रूणपोष। एक बीजपत्री में पौधों में रोपण संभव नहीं होता है। ठीक है जी, एक बीजपत्री पौधों में रोपण संभव नहीं होता है क्योंकि इनमें कैम्बियम का अभाव होता है जी, कैम्बियम का अभाव होता है। वर्सेटाइल परागकोश किससे संबंधित है? कीट परागण से संबंधित है। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब ये थोड़ा थोड़ा इसको देख लेते हैं भाई, ये भी पढ़ना जरूरी है। ठीक, नॉलेज बढ़ेगा। ऑटोगेमी क्या है? ऑटोगेमी मतलब स्वपरागन है, अपनी पराग कणों द्वारा निषेचन हो जाता है, ऑटोगेमी कहलाता है। एंथोलॉजी क्या है जी? जिसके अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एलोगेमी क्या है जी? पर परागन या जीनोगेमी कहते हैं। एपोस्पोरी क्या है जी? बीजाणु पौधे पौधे पर स्पोरोफाइट पौधे पर गैमेटोफाइट पौधे का विकास एपोस्पोरी कहलाता है, याद रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है। एपोगेमी क्या है? युग्मकों के निर्माण एवं संयोजन के बिना युग्मकोद्भिद से बीजाणुद्भिद का विकास, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का विकास एपोगेमी कहलाता है। ठीक, डाइकोगेमी किसी पुष्प के पराग कोश एवं वर्तिकाग्र का अलग अलग समय पर परिपक्व होना डाइकोगेमी कहलाता है। ठीक है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को बढ़ावा देता है। डिक्लाइनी क्या होता है? पौधे में नर तथा मादा पुष्पों को पाया जाना, डिक्लाइनी मतलब दोनों। हर्कोगेमी क्या है? पराग कोश एवं वर्तिकाग्र के मध्य प्राकृतिक रुकावट पैदा करने के कारण स्वपरागन का अवरुद्ध हो जाना हर्कोगेमी कहलाता है। ठीक, हेट्रोस्टाइली क्या है? हेट्रोस्टाइली भिन्न भिन्न लंबाई की वर्तिका एवं पुंकेसर, वर्तिका इतना बड़ा है, पुंकेसर इतना छोटा है। माई मिरमेकोकोरी, मिरमेकोकोरी क्या होता है? चींटियों के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन, ठीक है, पीली कटेरी में यह पाया जाता है, चींटी के द्वारा, मिरमिकोफेरी, मिरमिकोकोरी। मेटाजीनिया क्या होता है? जिसमें परागन, बीजावरण और भ्रूण के बाहरी भाग को प्रभावित करता है, मेटाजीनिया कहलाता है। मीजोगमी क्या है? इंटेग्यूमेंट के द्वारा। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है? एक से अधिक भ्रूण कोष। पार्थिनोकार्पी क्या है? बिना निषेचन के फल का विकास। ठीक है जी, कार्प, कार्प जहां आ गया मतलब फल हो जाता है। पार्थिनोजेनेसिस क्या है जी? ठीक है, बिना निषेचन के जीव का विकास या जाइगोट का विकास, जेनेसिस। सिनगैमी क्या है? जेनेसिस से याद रखना, ज से याद रखना जाइगोट, कार्प से याद रखना फल। सिनगैमी क्या है? नर एवं मादा युग्मों का जुड़ना सिनगैमी कहलाता है। स्पर्मोलॉजी क्या है? बीजों का अध्ययन संबंधी विज्ञान स्पर्मोलॉजी कहलाता है, याद रखेंगे जी। स्पर्मोलॉजी दे दिया तो स्पर्म का अध्ययन नहीं लिख देना है ना, ठीक है। कहाँ तक आ चुके हैं? टैपिटम में आए हैं, टैपिटम। ठीक, पोषण प्रदान करता है जी। विविपेरी क्या है? बीजों का अंकुरण है, फलों के अंदर बीजों का अंकुरण होना, ठीक है। जबकि जबकि फल पौधे से लगा हुआ रहेगा तो ये विविपेरी कहलाता है। भ्रूण पोष पर परागकण का प्रभाव जीनिया कहलाता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहला ही क्वेश्चन यही था, ठीक है, तो अच्छे से देखना इसको भाई, जीनिया कहलाता है। ठीक, सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा, देखिए, सबसे बड़ा पुष्प रैपलेसिया ओनोलॉडी 1 मीटर का होता है। सबसे बड़ा फल एवं बीज लोडो इसी का पाया जाता है। ठीक है जी, सबसे बड़ा फल एवं बीज लोडो इसी का पाया जाता है। ठीक है जी, कैसे याद रखेंगे? सबसे बड़ा फल एवं बीज, ठीक है, सबसे बड़ा फल एवं बीज लोडो, लूडो से याद रखो, लूडो से, क्योंकि लूडो दिन भर तुम लोग खेलते रहते हो। सबसे बड़ा पुष्प क्या हो जाता है? रेफ्लिसिया, रेफ्लिसिया से याद रखो फैला हुआ है, तो जितना बड़ा पुष्प होगा उतना बड़ा ये फैला हुआ रहेगा। सबसे लंबा पुष्पक्रम, पुष्पक्रम, ठीक है जी, इन्फ्लोरोसेंस एगेव में पाया जाता है, 12 मीटर का, एगेव और एमॉर्फोफिलिस में पाया जाता है। ठीक है जी, सबसे लंबा पुष्पक्रम एगेव में पाया जाता है। ठीक, सबसे लंबी वर्तिका एवं वर्तिका, अगर मक्का जानते हो, मक्का देखी हो, ठीक है। सबसे बड़ा परागकण मीराबिलिस जलापा, ठीक है, मीराबिलिस जलापा, मीराबिलिस जलापा कैसा होता है? नेट में सर्च मारो और देखो। ठीक, सबसे छोटा पुष्प वॉल्फिया, ठीक है जी, सबसे छोटा पुष्प क्या हो जाता है? वॉल्फिया। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? गोल्फ खेलो, गोल्फ, गोल्फ का जो बॉल होता है बहुत छोटा होता है, तो सबसे छोटा वोल्फ से गोल्फ याद रखो। ठीक है, सबसे छोटा परागकण मायोसोटिस, ठीक है जी, मायोसोटिस। ठीक, सबसे छोटा परागकण मायोसोटिस, तो छोटा से याद रखो सोटा, छोटा और सोटा ये याद हो जाएगा। सबसे लंबा परागकण जोस्टेरा, ठीक है जी, सबसे लंबा परागकण जोस्टेरा, जोस्टेरा, टेरा से याद रखो केरा, केरा क्या होता है? केरा मतलब केला, केला क्या होता है? लंबा होता है। ठीक, तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ठीक, इन्हें भी याद रखें, इसको भी कर लेते हैं भाई, क्योंकि तुम लोग तो पढ़ते नहीं हो, मेरे को भी पढ़ाना पड़ेगा। ठीक, पादप प्ररोह का वह भाग्य शाखा जिसके पुष्प निकलते हैं पेडंकल कहलाता है। पुष्पावली वृंत पर पुष्प के लगने के क्रम को पुष्पक्रम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं।
अंजीर, कूलर, बरगद का फल दिखने वाला गोलाकार भाग एक पुष्प या फल होकर पुष्पक्रम है जिसके अंदर विभिन्न क्रम में फूल लगे होते हैं। गेंदा, सूर्यमुखी, गेंदा, सूर्यमुखी तथा सेवंती का पुष्प जैसा दिखने वाला भाग एक पुष्प न होकर सैकड़ों पुष्प का समूह होता है, अर्थात इन्फ्लोरोसेंस होता है। ठीक है, मतलब गेंदा हो गया, गेंदा में जो एक कली दिख रही है वही एक फूल है, और बहुत सारा जो फूल हमको दिख रहा है वो फूल का समूह है, मतलब ये इन्फ्लोरोसेंस है। ठीक है जी, यह क्या है? इन्फ्लोरोसेंस है। प्याज के पौधे में पुष्पाक्ष भूमिगत तने से निकलने वाली पत्तियों के बीच से निकलता है जिसे स्केप कहते हैं। ठीक है, यह स्केपी जेरस प्रकार का पुष्पक्रम होता है। एक नंबर में पूछा जा सकता है स्केपी जेरस प्रकार का पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है, तो प्याज में पाया जाता है। ठीक है जी, प्याज में यहाँ पाया जाता है। ठीक, प्रजनन की वह जैविक क्रिया अपने जीवों को उत्पन्न करता है। आवृत्तबीजी पौधों में अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों विधियों द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन दोनों नहीं आ पाते हैं, अर्धसूत्री विभाजन और युग्मकों का अभाव होता है। ठीक है, लैंगिक प्रजनन मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, लैंगिक प्रजनन कहलाता है। आवृत्त बीजियों में दोहरा निषेचन पाया जाता है। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब जिसका बीज जो होता है वो बीजावरण से या फलों के द्वारा सुरक्षित रहता है, बीज कोड उसमें पाया जाता है, आवृत्त बीजी कहलाता है। कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में पराग नलिका बीजांड के अंदर अध्यावरण से होकर मीजोगैमी के द्वारा प्रवेश करती है, जबकि केजुराइना में चैलेजा की ओर जाता है। ठीक, बिना संयुग्मन के नए पौधों के विकास की प्रक्रिया एपोमिक्सिस कहलाती है, याद रखेंगे। बिना संयुग्मन के नए पौधे के विकास की प्रक्रिया एपोमिक्सिस कहलाती है। ठीक, ठीक है जी, अनिषेचित अंड से बीज अथवा पादप बनाने की प्रक्रिया पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है। बिना निषेचन से फल बनाने की प्रक्रिया पार्थिनोकार्पी कहलाती है। दोनों क्वेश्चन में पूछे गए थे भाई। दोहरा निषेचन क्या होता है? दो बार संलयित होते हैं, दोहरा निषेचन कहलाता है। ठीक, ठीक है, अब कहाँ पे आए हैं हम लोग? कहाँ पे आए हैं? द्वितीय केंद्रक एक त्रिगुणित संरचना होती है जो तीन अगुणित केंद्रकों के संलयन से बनती है, इसे त्रिक संलयन कहलाता है। यह इंडोस्पर्म बनाता है। नर युग्मक तथा अंड कोशिका के निषेचन से बनी द्विगुणित कोशिका युग्मनज कहलाती है। निषेचनोपरांत युग्मनज विकसित होकर भ्रूण तथा बीज विकसित होकर फल बनाता है। ठीक है, निषेचन के बाद द्वितीय केंद्रक भ्रूण कोश का निर्माण करता है जिससे सभी कोशिकाएं त्रिगुणित हो जाती हैं। ठीक, पराग कोश भ्रूण कोश विकसित होते हुए पराग को पोषण प्रदान करता है। ठीक, निषेचन के बिना बीज रहित फलों का विकास होना निषेक फलन ये देख चुके हैं। नारियल के फल में लिक्विड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है, यही हम खाते पीते हैं। ठीक है, सिनगैमी की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। द्विनिषेचन की खोज नवाश्चीन ने किया था। ठीक है, द्विनिषेचन क्या है? नया नया खोज है, तो नया नया खोज से नवाश्चीन। ठीक है, सिनगैमी की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। सिनगैमी मतलब मेल और फीमेल दोनों को जोड़ना, सिनगैमी। ठीक है, किसने किया था? स्ट्रॉसबर्गर। बर्गर खाया हो कि दिखाया हो? एक ऊपर वाला बर्गर, एक नीचे वाला बर्गर। ठीक है, तो ये नर युग्मक है, एक नर युग्मक है, एक मादा युग्मक है, दोनों जुड़ रहा है। ठीक है, तो बर्गर से याद रखना, स्ट्रॉसबर्गर याद हो जाएगा। ठीक है, परागकण की बाह्य भित्ति जटिल प्रतिरोधी प्रकार के पॉलीसेकेराइड से बना होता है जिसे स्पोरोपोलिनिन कहते हैं, ये भी हमने देख लिया। ठीक, कुछ क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं। बीज में भ्रूण पोष का प्रमुख कार्य पोषण प्रदान करना है जी, या भोजन प्रदान करना है। पक्षियों द्वारा होने वाला परागण ऑर्निथोफिली कहलाता है, पढ़े थे। सेब, थैलेमस या फॉल्स फ्रूट का उदाहरण है। उतक जिसके ऊपर बीजांड लगे होते हैं। ठीक है जी, बीजांड लगे हुए रहते हैं, इसको क्या कहते हैं जी? जरायु कहते हैं। ठीक है, जरायु, प्लेजेंटा कहते हैं। सूर्यमुखी में किस प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं जी? सिंजेनेसियस, सिंजेनेसियस प्रकार का पाया जाता है। पौधों में खालिस्तान से फल विकसित होता है, अंडाशय से विकसित होता है। मक्का के एक बीज पत्र को क्या कहते हैं जी? स्क्यूटेलम कहते हैं, स्क्यूटेलम कहते हैं। खालिस्तान में चतुर्दीर्घी पुंकेसर पाया जाता है जी, सरसों में पाया जाता है जी, सरसों में। पॉलीपेटली कटेरी में सेंसर प्रक्रिया के द्वारा क्या हो जाता है? बीज प्रकीर्णन होता है। ठीक, पार्थिनोकार्पी बिना निषेचन के फल का निर्माण, तो क्या हो जाएगा? केला हो जाएगा। ठीक, केला हो जाएगा। द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? आवृत्तबीजी पादपों का प्रमुख लक्षण है। लीची, लीची कौन सा फल है जी? लीची कौन सा फल है? लीची कौन सा फल है जी? लीची एरिल प्रकार का फल है जी। आम क्या है? ड्रूप फल होता है क्या? अष्टि फल होता है, क्या होता है? चौथा, आम जो होता है वो ड्रूप फल होता है। ड्रूप मतलब बीज जो होता है वो अच्छा कवच में एकदम कठोर आवरण में घिरा हुआ रहता है। ठीक है, ट्रांसलेटर आंख, आंख में ट्रांसलेटर होता है। ठीक, और है क्या कुछ?
पुष्प के 4 शाख, बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर, ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ठीक। ऐसे पौधे जो अपने जीवन में कई बार पुष्प उत्पन्न करते हैं क्या कहलाता है? बहुवर्षीय। हम वो पढ़ चुके हैं, बीज के बाहरी आवरण, बीज चूल, चमगादड़, कैरिप्टेरोफिली, बाह्य दल पुष्प में अंतर नहीं होता, पेरियांथ, चमगादड़ द्वारा संपन्न होने वाला परागकण, कैरिप्टेरोफिली, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? कदम हो जाएगा। निषेचन के बिना फल का विकास, पार्थिनो कार्पी, फल बोला मतलब फल मतलब कार्प, और इसे एक जनन द्वारा किस प्रकार से फल बनते हैं? ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा? बीज रहित फल बनते हैं। पैराशूट विधि द्वारा प्रकीर्णन, ट्राइडेक्स में पाया जाता है, ठीक है जी, ट्राइडेक्स में पाया जाता है। ठीक, कैसे याद रखेंगे? पैराशूट इस तरीके का होता है, ठीक है, और ये मान के चलो इसमें 3 रस्सियां निकली हुई है और एक डेक लगा हुआ है, तो ये ट्राई और ये डेक, ट्राइडेक्स, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए, इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म होता है। हमने आपके परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार के जितने भी क्वेश्चन हमने सब कर लिया, 1 नंबर वाले जितने क्वेश्चन थे सब हमने कर लिया, ठीक है। तो आप याद रखना, एक टॉपर को हमेशा सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, ठीक है जी, वो कोई भी चीज नहीं छोड़ सकता, क्योंकि कुछ भी चीज यदि वो नहीं पढ़ा है, वो आ गया तो वहां से उसके नंबर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको सभी के सभी हर एक चीज जो लिखा हुआ है वो सब चीज को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आप वीडियो पे कमेंट कीजिए, आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए, टॉपिक में कहीं दिक्कत हो रही है या क्या हो रहा है बताइए, ठीक है। और ये हम पूरा फ्री सीरीज यहाँ पे यूट्यूब पे चालू किए हैं, इसलिए ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपके 12वीं का पूरा पूरा का पूरा सारा चीज यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, फ्री है बिल्कुल, ठीक है। और जितना तो एक कोचिंग में नहीं कराया जाता होगा उतना यहाँ पे हम करा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू सो मच।